आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ, आपके साथ समीर चौहानकर साहब हमारे साथ हैं, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, अवधेश कुमार जी हमारे साथ हैं प्रोग्राम में। महाराष्ट्र की बात हम लोग आज ज्यादा कर रहे हैं, बड़े खबरें आ रही है महाराष्ट्र से। अब मैं आपको एक बयान सुनाना चाह रहा हूं, एक बयान आपको सुनाता हूं मैं अमित शाह जी का। अमित शाह जी ने कहा कि मैं पूरे महाराष्ट्र का दौरा कर रहा हूं और पूरे महाराष्ट्र में जहां जाता हूं सब एक ही बात मुझे कहते हैं, महायुति की सरकार बनेगी, महायुति की सरकार बनेगी। और फिर आगे उन्होंने और कहा देवेंद्र भाई को विजयी बनाना है। अब मुझे पता नहीं उस मंच पर देवेंद्र फडणवीस थे या नहीं थे, हो तो भी केवल देवेंद्र सब जगह महाराष्ट्र में घूम रहे हैं और उनको लोग कह रहे हैं कि देवेंद्र भाई को विजयी बनाना। तो इसका मतलब केवल देवेंद्र फडणवीस को विधायक बनाना तो नहीं है, और विधायक तो वो बन ही जाएंगे। तो क्या कहना चाह रहे हैं अमित शाह, इसके बड़े गंभीर मायने हैं। 5 साल वो शख्स मुख्यमंत्री रहा, 5 साल के उसके मुख्यमंत्री काल के बाद चुनाव हुआ, सरकार लाई दोबारा। उसके बाद उनसे कहा गया अब आप उप मुख्यमंत्री बन जाइए, शिंदे साहब मुख्यमंत्री बनेंगे। वो व्यक्ति राजी हो गया। उस सब के बाद बहुत बीजेपी के वर्कर्स में भी एक धड़ा तो होगा ना, जो चाहता होगा कि ये हमारा नेता है, मुख्यमंत्री रहा है 5 साल, ये फिर मुख्यमंत्री बने। तो बीजेपी की टॉप लीडरशिप लेकिन क्या सोच रही है, अमित शाह जी ने जो कहा है उसके मायने क्या हैं? क्या इस अगर चुनाव के बाद वाकई बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी, शिंदे जी, अजीत पवार जी एकजुट रहते हैं और ये सरकार बनाने में कामयाब हो जाते हैं, तो क्या देवेंद्र फडणवीस को एक बार फिर बीजेपी मुख्यमंत्री बनवाएगी? क्या ये मतलब निकाला जाए अमित शाह जी की बात का? आप उनके बयान को खुद सुनिए, फिर हम लोग चर्चा करते हैं इस पर। मैं महाराष्ट्र में 1.5 महीने पहले पूरे महाराष्ट्र का दौरा किया हूं। जहां जहां गया, विदर्भ गया, मुंबई गया, कोंकण गया, कोल्हापुर गया, उत्तर महाराष्ट्र जलगांव गया, जहां गया वहां एक ही बात है, महायुति की सरकार बनानी है, देवेंद्र भाई को विजयी बनाना है। सर, देवेंद्र भाई को विजयी बनाना है मतलब क्या है समीर जी? देखिए, देवेंद्र फडणवीस का एक 2014 में जब विधानसभा चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी के जब यहाँ के मुख्यमंत्री बनाने की स्थिति आई, तो महाराष्ट्र के कई बड़े दिग्गज नेता थे। एकनाथ खड़से थे, दूसरे और बड़े नेता थे। ओम माथुर महाराष्ट्र के प्रभारी थे, राजीव प्रताप रूडी सह प्रभारी चुनाव रूप में देख रहे थे उस समय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओम माथुर जी से कहा कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाना है। सीधे देवेंद्र फडणवीस का जिक्र किया कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाना। मोदी जी ने बोला। और देवेंद्र फडणवीस का 5 साल का जो कार्यकाल रहा वो बहुत शानदार कार्यकाल के रूप में रहा। प्रधानमंत्री ने उनके कार्यकाल की बहुत तारीफ की और लोग तो महाराष्ट्र कहते थे कि केंद्र में नरेंद्र और प्रदेश में देवेंद्र, ये एक नारा 2019 में भी चला था विधानसभा चुनाव के दौरान। परिस्थिति ऐसी हुई कि उस समय बाला साहेब ठाकरे के सुपुत्र तैयार नहीं हुए। उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने केस में बोले 2.5 साल मुख्यमंत्री बनेंगे, सरकार नहीं बनी। फिर पूरा राजनीतिक समीकरण सबको मालूम है कि किससे कैसे सरकार बनी। जब देवेंद्र फडणवीस के तय था कि एकनाथ शिंदे आ रहे हैं 40 विधायकों के साथ, और ये माना जा रहा था कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फिर बनने वाले हैं। उस समय जब एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया तो देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मैं संगठन के लिए काम करूंगा, संगठन को मजबूत करता हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का फोन गया, देवेंद्र फडणवीस का मैं संगठन के लिए काम करूंगा। फिर प्रधानमंत्री मोदी ने फोन किया कि मैं चाहता हूं कि सरकार में रहो, आप रहें और मेरे भरोसेमंद लोग सरकार के अंदर रहें। सरकार की आपको जरूरत है, आपको सरकार में रहना पड़ेगा। सरकार में वो रहे और जिस तरीके से उन्होंने संगठन और सरकार को देखा, वो महाराष्ट्र के सबसे लोकप्रिय नेता है। 5 साल का जो कार्यकाल रहा था, और कोई भी राजनीतिक दल जिसके 105 सांसद 105 विधायक हो, वो एक बार तो 40 विधायक वाले को मुख्यमंत्री बना सकता है। उस समय तो सरकार बनानी थी। क्या फिर भारतीय जनता पार्टी 105 विधायक लेकर आएगी और एकनाथ शिंदे 40 विधायक लेकर आएंगे, तो क्या भारतीय जनता पार्टी फिर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाएगी? महाराष्ट्र का कार्यकर्ता संघ का संशय यही जानना चाहता है कि हम किसके लिए मेहनत कर रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं, संघ का कार्यकर्ता कह रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनेंगे, देवेंद्र फडणवीस बनेंगे, जिनका 5 साल का कार्यकाल इतना बेदाग और शानदार रहा था। कार्यकर्ता मांग रहा है ना, अब बिल्कुल मांग रहा है। और पार्टी भी इस बात को जानती है कि देवेंद्र फडणवीस का विकल्प महाराष्ट्र में कोई नहीं है। भले ही आपने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया, आज भी देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सबसे लोकप्रिय। अमित शाह जी ने यह बयान देकर के देवेंद्र फडणवीस को अपनी पार्टी का महाराष्ट्र का सबसे बड़ा नेता तो मान लिया, सबसे बड़ा नेता है ही वो। और ये अमित शाह जी ने बहुत स्पष्ट संकेत दे दिया है कि अगर सरकार आती है महायुति की, तो देवेंद्र फडणवीस एक बड़े पद की ओर बढ़ने अब ये मत कहिए एक बड़ा पद भाई, 2 ही बड़े पद हैं, उप मुख्यमंत्री का है या मुख्यमंत्री का है? अब मुख्यमंत्री बनेंगे वो जो बता रहे हैं, उस हिसाब से मुझे लगता है मुख्यमंत्री बनना चाहिए। मतलब है सर अमित शाह जी के बयान का? देखिए, अमित शाह जी कह रहे हैं कि भाई
विजयी बनाना है तो इसका मतलब ही मुख्यमंत्री बनाना होगा। तो वो तो सर मुख्य अमित शाह जी से बड़ा नेता तो प्रधानमंत्री जी हैं और अमित शाह जी हैं, तो वो तय कर देते हैं कि महायुति का नेता जो है, मुख्यमंत्री जो फेस है इस बार देवेंद्र फडणवीस होगा। ये करना चाहिए था ना, तो वो नहीं किया। ये बात ठीक है, ये कार्यकर्ता चाहता है कि देवेंद्र फडणवीस वहां पर आए, लेकिन अभी तो बिहार में भी आपने सबसे कम विधायकों वाले को कितनी बार मुख्यमंत्री बनाया, तो इसलिए कोई महाराष्ट्र में अलग है सर मालूम, बिहार और महाराष्ट्र का तो उससे भी ज्यादा मुश्किल है सर। महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र में तो और मुश्किल है, क्योंकि इतनी सारी पार्टी अब हो गई हैं। तो क्या शिंदे के फेस पर चुनाव लड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी, खासतौर से जैसे मैं प्रधानमंत्री जी को समझता हूं, वो ऐसा क्रेडिबिलिटी लॉस नहीं करेंगे कि फेस बनाए शिंदे साहब को और मुख्यमंत्री बनाए देवेंद्र फडणवीस को। ठीक है, किया ना 5 साल पहले, यही तो वो किया तो आपने, अपनी पार्टी का आदमी ना, वो तो अपनी पार्टी के लोग थे ना देवेंद्र फडणवीस, उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया। और ये समझना कि एकनाथ शिंदे जब आएंगे पार्टी तोड़कर तो वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे, ये तो मैं किसी भी राजनीतिक समझदार की बात नहीं समझता। मजबूरी थी बीजेपी की। हाँ, तो वो तो मजबूरी थी, मतलब उनको बनना ही था यदि एकनाथ शिंदे। लेकिन मैं एक और बात समझना चाहता हूँ, ये बात बहुत हुई कि बीजेपी का सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ कि उद्धव ठाकरे की जो सबसे बड़ी पार्टी थी शिवसेना, वो टूट गई। ये बड़ा एक पॉलिटिकल फायदा है कि वो कमजोर कर दिया। लेकिन उद्धव ठाकरे की क्या मांग थी कि 2.5 साल वो मुख्यमंत्री रहे, यदि उनकी बात को माने, ठीक नहीं थी या क्या बात हुई। अब यदि उद्धव ठाकरे की बात मानते तो महाराष्ट्र में 2.5 साल मुख्यमंत्री रहता है शिवसेना का, 2.5 साल रहता है भारतीय जनता पार्टी का। उद्धव ठाकरे साहब की बात नहीं मानी तो 5 साल शिवसेना के मुख्यमंत्री है, 5 साल से शिवसेना के मुख्यमंत्री है। अब ये कैसी राजनीतिक समझदारी है, ये तो वो जानते होंगे। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है अभी कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम तुरंत बाद यदि सरकार बनती है तो शिंदे साहब को हटाकर वो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बनाए। ये ठीक है कि पार्टी में उनकी बहुत मांग है, देवेंद्र फडणवीस सबसे लोकप्रिय नेता है, लेकिन आज की तारीख में जो राजनीतिक वो है, जो जिस तरह से तय किया है, उसमें देवेंद्र फडणवीस को बनाना। अब शायद नंबर बताएंगे इलेक्शन के बाद जो आते हैं। सर आगे भी महाराष्ट्र में अजीत पवार जी के बयान सुना रहा हूं, उस पर फिर आप इस पर भी टिप्पणी कर सकते हैं। अजीत पवार जी देखिए क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो मुझे सवाल हुआ भाई बीजेपी के सारे नेता बोलते हैं बटेंगे तो कटेंगे, ये बीजेपी का नारा बन गया, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। तो उन्होंने कहा ये सब नारे महाराष्ट्र में नहीं चलते, ये सब अम्बेडकर साहब की, शाहू जी महाराज की, ज्योतिबा की भूमि है। ये बाहर के राज्य के लोग आकर हमारे यहाँ पर इस किस्म की बातें करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये सब बातें नहीं चलती हैं। अब वो किसको कह रहे हैं ये? आप एक सरकार में हो, आपकी बाकी दोनों पार्टियां एक लकीर पर चल रही हैं, आप अलग लकीर पर चल रहे हैं। आपने नवाब मलिक को टिकट दिया बीजेपी के घोर ऐतराज के बाद, मायावती बाकी शिंदे साहब ने इनके खिलाफ उम्मीदवार उतार दिया। नवाब मलिक की बेटी को अकोमोडेट कर लिया था, नवाब मलिक के लिए वो प्रचार करेंगे और ये भी कह रहे हैं, वो खुलकर कह रहे हैं मैं तो मुसलमानों का के लिए 10% अपने विधायक जो सीटें हैं मैंने उनको दूंगा मैं, और दिए हैं उन्होंने। तो बिल्कुल अलग लकीर पर चल रहे हैं। इसलिए चर्चा आम जो चल रही है वो ये कि क्या अजीत पवार एक बार फिर पलटेंगे चुनाव आने के बाद। अजीत पवार को चाचा के साथ जाने में क्या बिल्कुल देर नहीं लगने वाली, पहले भी वो ऐसा कर चुके हैं, तो उन पर अभी भी संदेह जो है वो कम से कम चर्चाओं में तो लोग जाहिर कर रहे हैं। अब उन्होंने जो ये बात कही कि ये बटोगे कटोगे हमारे यहाँ नहीं चलता, इस पर रिएक्शंस भी आए हैं। संजय निरुपम ने एकनाथ शिंदे की पार्टी में भाग गए, उन्होंने रिएक्ट किया है। हर बार की तरह संजय राउत साहब हर बात पर रिएक्शन देते ही हैं, उनका भी रिएक्शन है। तीनों बातें सुनिए। आजही शिवशाहू फुले आंबेडकरांच्या विचारधारेशी निगडीत आहे, कालही होतो आणि पुढेही राहणार आहे। ही माझी भूमिका आहे, ही आमच्या पक्षाची भूमिका आहे। त्याच्यावर त्यांनी काय बोलावं त्यांचा अधिकार आहे। आता मध्ये काही जण वेगळं बोलले तर आम्ही लगेच आमचं मत स्पष्ट तिथं मांडतो, भूमिका मांडतो, ट्वीट करतो, तुम्हाला सांगतो, तुमच्या मार्फत महाराष्ट्रातल्या जनतेला सांगतो। शिवाजी महाराज भी एकता की बात करते थे। शाहू महाराज जी ने भी जब महाराष्ट्र के पिछड़े तबके को, दलित और शोषित वर्ग को जब आगे लाने के लिए विशेष प्रावधान कर रहे थे, तब उनकी इच्छा यही थी कि मुख्य धारा में ये समाये और सबकी ताकत बढ़े। तो एकजुटता में ताकत होती है, यह एक स्थापित सत्य है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी एग्जैक्टली यही कह रहे हैं कि आप बटिए मत, बटेंगे तो कटेंगे। और मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान का कोई भी सही सोचने वाला व्यक्ति ये कहेगा कि आओ बिखर जाएं, और बिखर जाने में हमारी ताकत है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता। जो कहता है उसका कुछ ना कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट होगा। इसलिए समाज के हर वर्ग को मैं यही कहूंगा, एकजुट रहिए। कि बयानबाजी अजीत पवार क्या चाह रहे हैं? नहीं, पहला तो यह है कि अजीत पवार, देखिए हर नेता में थोड़ा एक दूसरे से ईर्ष्या डाह भी होती है कि अब ये नहीं हो कि चुनाव का ये लग जाए कि भाई ये सारा श्रेय तो
योगी आदित्यनाथ लूट के चले गए और उनके बाद प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया, तो उन्होंने कहा भाई उनका मत है, दूसरे राज्य में चलेगा हमारे। तो पहला तो इसका मैं यही अर्थ मानता हूं कि चूंकि वो बीजेपी में नहीं है, बाहर है, उनकी अपनी अहमन्यता भी बनी रहे कि हमारे जो है मेरे कारण भी चुनाव के परिणाम आए हैं। और वो योगी आदित्यनाथ, और चूंकि इतना वो चल गया है ना, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये गली गली में सुनाई दे रहा है, तो नेताओं को एक नाथ शिंदे को तो नहीं प्रॉब्लम हो रही है, है। उनको नहीं होगी प्रॉब्लम, तो वो नहीं बोल सकते, तो क्यों हो गया। दूसरा इसका अर्थ यह है कि वो जानते, उनका एक बार आपने बदल जरूर दिया है, लेकिन एक विचार जो होता है ना, वो अंदर से ऊहापोह असमंजस चलता रहता है। जो उन्होंने बोला है उसी से योगी आदित्यनाथ जी के बात का समर्थन हो जाता है, चाहे वो शिवाजी महाराज हो चाहे साहू जी हो। शिवाजी महाराज ने हिंदू पद पातशाही की स्थापना की थी, तो इसलिए उस बात का केवल इतना मायने है कि वो जो टोपी पहन के घूम रहे हैं अभी, और वो यही वाली, हाँ, वो जो एक संदेश होता है उस टोपी का, उसके हिसाब से उनको लगा कि हमको अपना वोट बैंक करना है, तो योगी आदित्यनाथ के बारे में जो उधर धारणा है दूसरी ओर, उसको लेकर इनको अभी भी मुस्लिम वोट चाहिए, अपना उनको मुस्लिम वोट अभी भी चाहिए। मैंने बोल दिया, टोपी उनकी दिख रही है, उसमें शब्द बार बार हम लोग आज मुस्लिम पर बहुत चर्चा कर चुके हैं, एक ही बार बोलना चलेगा, लेकिन परिणाम ये बताएगा। देखिए परिणाम बताएगा ना कि लोगों के बाद जब उसमें एग्जिट पोल होंगे, उसके बाद सर्वे होंगे, उसमें आएगा कि कैसे परिणाम हुए हैं। और जो गृह मंत्री जी बोल रहे थे, देखिए वो बड़े नेता हैं, इस समय भारतीय जनता पार्टी के दूसरे स्तर के मुख्य निर्णायक हैं, वो कोई बोलते हैं तो वो पार्टी की नीति होती है, और सार्वजनिक रूप से बोल रहे हैं तो उसके मायने हैं, लेकिन वो भी स्पष्ट नहीं बोल रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि कुछ चल रहा है बीजेपी में, चल जरूर रहा है, उस पर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है, परिणाम देखने के बाद निर्णय होगा। ठीक सर, अजीत पवार, डाउट सबको ये है चुनाव के बाद कमी पेशी पड़ी तो कहीं उधर ही ना चले जाएं। देखिए अजीत पवार के बारे में डाउट मत कीजिए, वो अब उनके बारे में नहीं अब उन पर पूरा उनके इधर उधर भागने पर पूरा भरोसा कीजिए। अच्छा। डाउट मत कीजिए। ओके। एक व्यक्ति जो इतना भ्रष्ट है, जिसको कहते हैं भ्रष्ट है, एक आदमी जो करप्शन में डूबा हुआ आदमी, जिस पर इतने बड़े इल्जाम लगे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो क्रेडिबिलिटी लॉस हुई महाराष्ट्र में, वो शिवसेना के टूटने से नहीं हुई। शिवसेना के टूटने से हिंदुओं के एक बड़े वर्ग में एक राहत खुशी थी कि जो शिवसेना का जो वैचारिक पतन हुआ था, जो अस्खलन हुआ था वैचारिक, वो जो कम से कम उसको लगा कि बड़ा ये अच्छा हुआ इस आदमी के साथ कि शिवसेना उद्धव ठाकरे ने अपने बाप की विरासत को पताल में फेंक दिया, अरब सागर में कर दिया, सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे और अपनी गद्दी के लिए। वो उन सारे हिंदुओं को भी लज्जा आ रही थी, जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे ने अपनी विचारधारा की बलि दी थी, उससे हिंदुओं को लज्जा आ रही थी। लेकिन जब अजित पवार जैसे लोगों को, भ्रष्टाचारी जैसे लोगों को आप लाते हैं, तो वह आपके लिए, आपकी विचारधारा को भी वो गर्त में ले जाता है, आप पर संदेह होता है, आपकी क्रेडिबिलिटी खराब होती है। तो ऐसे व्यक्ति को, चाहे जो भी भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक मजबूरी हो, आंकड़ों की मजबूरी में ये बात सही है कि उनको लगा था कि यदि हम अजित पवार को नहीं लाते हैं तो महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव में हमें शायद घाटा हो। और राजनीति तो आकलन का है, कोई जानता तो है नहीं कि हम पूरा का पूरा सारी की सारी सीटें जीत जाते हैं। तो एक खेल, एक प्रयोग करके देखा। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि इस प्रयोग के बाद इस व्यक्ति को सिरे से खारिज कर देना चाहिए था, लेकिन शायद फिर संभवतः यही लगा होगा कि सामाजिक समीकरणों के कारण जो है संभवतः कुछ सीटों का लाभ हो जाए, इस कारण से वो है। लेकिन इस व्यक्ति पर भरोसा करने के लायक कोई सर, देखिए अजित पवार किसकी पार्टी लेकर आए थे? अजित पवार तो शरद पवार की पार्टी लेकर आए, तो शरद पवार के वोटर भी तो उनको चाहिए अपनी पार्टी चलाने के लिए। क्या भारतीय जनता पार्टी का वोटर उनके पास जाएगा? क्या एकनाथ शिंदे का वोटर उनके पास जाएगा? अजित पवार का जो आधार है वो शरद पवार का आधार रहा है, उनका वोट बैंक रहा है। पार्टी तो ले ली, अब शरद पवार का वोट चाहिए, तो शरद पवार का वोट तभी मिलेगा जब वो ये कहेंगे कि जो बटेंगे तो कटेंगे, इसमें हम भरोसा नहीं ऐसे कैसे मिल जाएगा सर उनके साथ? सर आप बोल कुछ भी रहो, आप बोलो कुछ भी हो उनके साथ। उनको तो वो वोट मिलना ही नहीं ना, बटेंगे तो कटेंगे। क्या जो वोटर है वो तो अजित पवार को मिलना नहीं है। बटेंगे तो कटेंगे नहीं, मैं कह रहा हूं शरद पवार का वोटर भी क्यों जाएगा?
लेकिन उनकी वोट की तो राजनीति कर रहे हैं ना, तभी वो जीतेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी का वोट तो मिलना नहीं है, जब तक वो भारतीय जनता पार्टी के वोटों का विरोध नहीं करेंगे, या भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है बटेंगे तो कटेंगे विरोध नहीं करेंगे, तभी शरद पवार का वोटर कहेगा कि भाई शरद पवार के उत्तराधिकारी तो अजित पवार है, विचारधारा के रूप में भी है, परिवार के रूप में भी है। अगर अजित पवार विचारधारा बदल देंगे तो वो वोटर तो शरद पवार के साथ बना रहेगा। तो अजित पवार की राजनीतिक मजबूरी है, विचारधारा भी अपनी चाहिए, सरकार भी उनके साथ बनानी है। अदरवाइज अजित पवार तो मान लेंगे कि भाई ना मैं इधर करा ना उधर करा, तो अपने वोट को बचाने के लिए उनकी मजबूरी है। और ये तय है कि चुनाव के बाद अजित पवार बहुत लंबे समय तक यहाँ नहीं रहने वाले हैं, वो अपना रास्ता नया ठिकाना ढूंढ लेंगे। आप कुछ ऐड कर दें? जब आएंगे ना तब बहुत सारी चीजें बदलेंगी। आज उस पर करना अजित पवार साहब किधर रहेंगे उधर रहेंगे, यदि वहां कुछ नहीं मिलेगा तो वो यहीं रह जाएंगे। आप ये सोच रहे हैं कि जाना कोई इतना जरूरी नहीं है, नतीजे एक रणनीति भी हो सकती है। देखिए और एक रणनीति ये आप अपने वोट को एड्रेस करिए। हम अपने वोट को करते हैं क्योंकि इतने ना समझ नहीं है इसलिए वो कर रहे हैं। जनता भी इतनी ना समझ थोड़ी है सर, ऐसे कैसे, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूं। अजीत पवार ये कह करके कि ये योगी जी का नारा होगा हमारा नहीं है, ये कह करके आप सोच रहे हैं कि मैंने मना लिया अपने वोटर को। एक बात समझिए, जैसे गुलाम क्या नाम है नवाब मलिक का मराठा स्वाभिमान की बात, हरियाणा के चुनाव में यही कुछ लोग तर्क देकर के किए थे कि शैलजा को इसीलिए थोड़ा विद्रोही स्वर में रखा गया ताकि जो दलितों का वोट हो, दलितों को लगे कि नहीं शैलजा की भी एक संभावना है। आपने देखा ना निष्कर्ष। दूसरी बात, 2024 के चुनाव में शरद पवार के वोट और अजित पवार के वोट का क्या हुआ ये हम सबके सामने पता है। बिल्कुल कि वो पूरी तरीके से फ्लॉप रहे। शरद पवार के साथ रहे, हाँ वो शरद पवार के साथ रहे, अजित पवार के साथ वहां का मतदाता नहीं गया। और इस चुनाव में भी मुझे नहीं लगता है कि अजित पवार को कोई बहुत बड़ी सफलता मिल रही है। जो भी, और ये मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इसका एहसास नहीं है। लेकिन अभी चूंकि उनका वो गठबंधन मजबूत होता हुआ नहीं दिखाई दे, परसेप्शन की लड़ाई बहुत बड़ी, परसेप्शन की लड़ाई में वो कमजोर हो जाते हैं। परसेप्शन की लड़ाई में वो कमजोर रहे, इसलिए मुझे लगता है कि इतनी सीटों पर भी वो समझौता करके उनको अपने साथ में रखा हुआ है। बाकी यदि भारतीय जनता पार्टी और सिंधे गुट यदि दोनों को ले लेते हैं और इनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा होता है, तो मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने में कोई दिक्कत होगी। बीजेपी और शिंदे जी भी यही चाह रहे होंगे कि हमें इनकी जरूरत ना पड़े चुनाव में। बिल्कुल। देखिए एक नाथ शिंदे भी जानते हैं और बीजेपी भी जानती है कि अजित पवार के साथ बहुत लंबे समय की राजनीति नहीं की जा सकती। शरद पवार की पार्टी को तोड़ना था, लेकर आ गए, अब वो लाइबिलिटी बन चुके हैं। और देवेंद्र फडणवीस तो कह चुके हैं कि अजित पवार का वोटर हमारे पास शिफ्ट नहीं हुआ है। अजित पवार को जिस उम्मीद से हम लाए थे वो हमारी उम्मीद लोकसभा में धराशायी हुई है। तो अजित पवार भी जानते हैं कि मैं इनके ऊपर बोझ हूं। अभी अजित पवार की मजबूरी है कि ठीक है कि भ्रष्टाचार के आरोप लगे, ईडी की जांच उनके खिलाफ चल रही है, तो अभी वो बने रहेंगे। लेकिन चुनाव परिणामों के बाद जब सीटें आएंगी, अजित पवार कितनी सीटें जीतते हैं, भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे अगर इस स्थिति में आ जाता है कि दोनों मिलकर सरकार बना लेते हैं, तो अजित पवार के लिए बहुत ज्यादा स्पेस बचेगा नहीं। तो अजित पवार अभी ये देख रहे हैं कि लोकसभा विधानसभा का एक बार परिणाम आ जाए, उसके बाद मैं अपनी राजनीति तय करूंगा कि मुझे कहां जाना है। क्या मुझे वापस चाचा के पास जाना है, क्या मुझे कोई अपना अलग स्टैंड लेना है, कि मुझे वापस महायुति में बने रहना है। चुनाव परिणामों के बाद मुझे लग रहा है जो रिजल्ट आएगा 23 तारीख के बाद, उसके बाद नया असली जो गठबंधन होगा वो आकार लेगा। महाराष्ट्र 10 सेकंड का एक इंटरवेंशन कर रहा हूं। पूरे देश की राजनीति में कांग्रेस जब भी तीसरे चौथे पायदान पे खिसकी है तो कभी भी दूसरे और पहले पायदान तक नहीं पहुंच पाई है। महाराष्ट्र एक इकलौता अपवाद के तौर पे हुआ है। तो इस पूरे तोड़ फोड़ में यदि कोई एक पार्टी है जिसे सबसे ज्यादा फायदा हुआ है वो कांग्रेस पार्टी हुई है। शिवसेना तो अपना बंटाधार कर चुकी है।